मैं डॉक्टर सरोज चाहर और आज का मेरा वीडियो है स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ फेदर। इससे पहले जो ये टॉपिक था उसमें मैंने किया था टाइप्स ऑफ फेदर एंड टिपिकल फेदर का स्ट्रक्चर हमने उसमें पढ़ा था। और आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे डेवलपमेंट ऑफ डाउन फेदर एंड डेवलपमेंट ऑफ कंटूर फेदर। डाउन फेदर कौन से फेदर होते हैं? जिन्हें नेस्लिंग फेदर्स भी कहते हैं। नेस्लिंग फेदर्स यानी जिस समय नेस्ट में होता है चूजा, उस समय जो उसकी बॉडी पर फेदर होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं? ये नीचे जो है कैलेमस वाला पार्ट है और कैलेमस वाले पार्ट के जस्ट ऊपर से रेक्टिस वाला पार्ट नहीं होता और यहाँ से ये बिखरी हुई अवस्था में बार्ब पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये नेस्लिंग फेदर्स या डाउन फेदर का डेवलपमेंट किस तरह से हो रहा है। और उसके बाद में हम पढ़ेंगे कंटूर फेदर कौन से फेदर होते हैं? जो बॉडी फेदर होते हैं, जो बॉडी के ऊपर पाए जाते हैं, जिनके अंदर क्या बताया था मैंने, ये रेक्टिस वाला पार्ट है, फिर कैलेमस वाला पार्ट है। ये कैलेमस वाला पार्ट हो गया। दोनों साइड के जो वेन्स हैं वो बराबर साइज के होते हैं, इक्वल साइज के होते हैं। और यहाँ पर जो है ये हाइपोरैकिस होते हैं। तो इस तरह की संरचना होती है किसकी? कंटूर फेदर की, जो बॉडी फेदर कहलाते हैं, है ना। तो हम शुरू करते हैं कहाँ से? फेदर के डेवलपमेंट की स्टार्टिंग स्टेप क्या है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि इसकी जो त्वचा होती है, पक्षी की जो त्वचा होती है, इसमें सबसे बाहर जो लेयर है एपिडर्मिस की, उस एपिडर्मिस में दो लेयर होंगी। सबसे बाहर की लेयर होगी स्ट्रेटम कॉर्नियम और उसके जस्ट नीचे की लेयर है स्ट्रेटम मैलपिगी। कॉर्नियम लेयर जो होती है वो किससे बनी होती है? केराटिन युक्त सेल्स होते हैं जिनके अंदर न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। वहीं पर ही मैमल्स का अगर हम देखते हैं इंटीग्यूमेंट, तो मैमल्स की जो एपिडर्मिस है उसमें 5 लेयर होती हैं, जबकि पक्षी जो है उनकी जो एपिडर्मिस है उसमें केवल 2 लेयर है। आउटर लेयर इज स्ट्रेटम कॉर्नियम एंड इनर लेयर इज स्ट्रेटम मैलपिगी, जिसे हम जर्मिनेटिवम लेयर भी कहते हैं, क्योंकि ये जो सेल्स होती हैं ये सेल्स डिवाइड करने की कैपेसिटी रखती हैं, मैलपिगी लेयर। और उसके जस्ट नीचे ये वाला जो पार्ट है, ये कौन सा पार्ट है? डर्मिस वाला पार्ट है। तो शुरुआत कहाँ से करनी है? जब इंक्यूबेशन 5 या 6 दिन का इंक्यूबेशन का टाइम होता है, यानी अंडा दे दिया, उसके बाद में पक्षी उसके पर बैठता है ताकि उसको हीट दे, और उसको कहते हैं इंक्यूबेशन, टेम्परेचर मेंटेन करके रखेगा। तो उसके बाद ही जो है उसका डेवलपमेंट शुरू होता है ना, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट शुरू होता है। तो 5th या 6th डे जब होता है इंक्यूबेशन का, तो उस समय जो स्किन वाला पार्ट है उस वक्त बहुत डेलिकेट होता है, सॉफ्ट होता है, और वहां पर डर्मिस की कुछ सेल्स, कौन सी सेल्स? डर्मिस की कुछ सेल्स, यानी डर्मिस की कुछ सेल्स जो है मीसेनकाइम सेल्स एक जगह आकर एकत्रित हो जाती हैं, और वो जगह है जहां पर आगे चलकर क्या बनेगा? फेदर बनेगा। ठीक है, तो डर्मिस की कुछ सेल्स आकर एक जगह इकट्ठी हो जाती हैं, एकत्रित हो जाती हैं। इस तरह से यहाँ पर बनता है प्रीमोर्डियम ऑफ डर्मल पेपिला, यानी डर्मिस वाला अंकुरण। जो डर्मिस की कुछ सेल्स जो है जहाँ आगे पंख बननी है वहां पर आकर के मीसेनकाइम सेल्स एकत्रित हो जाती हैं, एक उभार की जैसी संरचना बन जाती है, और इस संरचना को कहते हैं डर्मल पेपिला। अब जैसे जैसे ये डर्मल पेपिला यहाँ पर बढ़ता जाएगा, ये यहाँ देखिए आप, डर्मल पेपिला बढ़ रहा है, तो जैसे जैसे डर्मल पेपिला बढ़ेगा इसका एक प्रेशर पड़ेगा एपिडर्मिस पर, जिसके कारण एपिडर्मिस की जो दोनों लेयर हैं, मैलपिगी लेयर और उसके ऊपर कौन सी है? कॉर्नियम। तो ये मैलपिगी और कॉर्नियम दोनों लेयर बाहर की तरफ जो है इनको प्रेशर पड़ेगा, ये बाहर की तरफ उभार बनेगा। तो ये बाहर की तरफ का जो उभार बना है, इस उभार को अब कहेंगे फेदर पेपिला, क्योंकि इस वाले भाग से ही क्या बनेगा? फेदर का डेवलपमेंट होगा। यानी कि फेदर का डेवलपमेंट किससे होता है? एपिडर्मिस से होता है। किससे होता है? एपिडर्मिस से। ठीक है, तो ये बन जाएगा फेदर पेपिला, और इसके नीचे डर्मिस वाली जो सेल्स हैं वो इकट्ठी होती जा रही हैं, ये आगे चल करके इसको नरिशमेंट देने का काम करेंगी। जो फेदर बन रही है इसको नरिशमेंट देने के लिए यहाँ पर डर्मल पल्प बनेगा। ठीक है, तो ये ऊपर की तरफ का जो उभार है एपिडर्मिस का, ये क्या कहलाएगा? फेदर पेपिला। ठीक है, अब
जैसे जैसे यहाँ पे देखो, और ये जो है बाहर की तरफ ग्रोथ होती जा रही है इसकी, डर्मल पैपिला, डर्मल पैपिला जो है ये अंदर की तरफ यहाँ फिल होता जा रहा है। तो ये जो अंदर की तरफ फिल होता जा रहा है डर्मल पैपिला वाला पार्ट, ये तो बना लेगा, क्या बना लेगा, डर्मल पल्प, जो इसको पोषण देगा डेवलपिंग फेदर को। और ये बाहर की तरफ एपिडर्मिस वाली जो लेयर है, सबसे बाहर स्ट्रेटम कॉर्नियम, उसके जस्ट नीचे क्या है, स्ट्रेटम मैल्पिगी, है ना। स्ट्रेटम कॉर्नियम और स्ट्रेटम मैल्पिगी की दोनों लेयर एक साथ दिख रही है। येलो कलर की स्ट्रेटम कॉर्नियम है और गुलाबी कलर जो है ये किसके लिए बताया है, स्ट्रेटम मैल्पिगी। तो ये उभार बाहर की तरफ बनता जा रहा है। जैसे जैसे ये बाहर की तरफ जाता जाएगा, इसके किनारे की साइड में, इसके किनारे की साइड में जो एपिडर्मिस वाला पार्ट है वो अंदर की तरफ धंस रहा है। यहाँ से एपिडर्मिस वाला पार्ट अंदर डर्मिस की साइड में जा रहा है। तो जो ये पार्ट अंदर की तरफ धंस रहा है, ये वाला पार्ट जो अंदर की तरफ धंस रहा है, ये पार्ट आगे चलकर क्या बना लेगा, फेदर का फॉलिकल। फॉलिकल वो वाला पार्ट है फेदर का जो त्वचा के अंदर धंसा हुआ रहता है। तो ये आगे, ये साइड से, किनारे से एपिडर्मिस अंदर की तरफ धंसना शुरू होती है, ठीक है। तो किनारे से अंदर की तरफ धंसना शुरू होती है, तो ये जो खांच बन जाती है, यहाँ पर जो ग्रूव बन गई है, और ये वाला जो पार्ट है ये आगे चलकर बना लेगा फेदर फॉलिकल। यानी ये वो पार्ट है जो आगे चल करके फेदर की वो पार्ट जो त्वचा में धंसा हुआ रहेगा। अब ये ग्रोथ और बढ़ती जा रही है। इस तरह से एपिडर्मिस वाला जो पार्ट है ये एक सिलेंड्रिकल संरचना बना लेता है। कैसी संरचना बना ली इसने, और इलॉन्गेट होकर सिलेंड्रिकल संरचना बना ली। अब ये जो सिलेंड्रिकल संरचना है, यहाँ भी आप देखो बाहर की तरफ कॉर्नियम वाली लेयर है, अंदर की तरफ मैल्पिगी वाली लेयर है, और सिलेंड्रिकल संरचना के अंदर की तरफ जो फिल है, अंदर की तरफ ये जो फिल्ड पार्ट है, ये किससे भरा हुआ है, डर्मल पैपिला से। यानी ये पल्प वाला पार्ट है जिससे इसको भोजन मिलेगा, जिससे इसको कलर मिलेगा, पिगमेंट और नरिशमेंट मिलेगा, पल्प वाला पार्ट, ठीक है, डर्मल पल्प। और अब जब ये सिलेंड्रिकल संरचना बन जाती है तब इसको कहते हैं फेदर जर्म, यानी इससे फेदर का निर्माण होना है। और ये जो एपिडर्मिस के अंदर की साइड में धंसता हुआ पार्ट है, ये अंदर की साइड तो धंसता हुआ पार्ट है, ये क्या बनाएगा आगे चलकर, फेदर फॉलिकल बनाएगा। अब ये बाहर की तरफ एक सिलेंड्रिकल संरचना बन गई है ना, जिसके अंदर की तरफ जो स्पेस है उस स्पेस में क्या भरा हुआ है, डर्मल पल्प भरा हुआ है। इसके बाद हम यहाँ पर लेते हैं एपिडर्मिस की जो सबसे बाहर की लेयर है, कॉर्नियम लेयर। वो कॉर्नियम लेयर कुछ दूरी पर, जैसे यहाँ तक त्वचा वाला पार्ट है, तो कुछ दूरी पर यहाँ पर जो है बाहर की तरफ जो लेयर बन जाती है वो कहलाती है पेरिडर्म। क्या कहलाती है, पेरिडर्म। एक सिलेंड्रिकल संरचना बन गई तो उसके बाहर की तरफ पेरिडर्म। इसे हम अगर इमेजिन कर सकें तो जैसे भुट्टा होता है, मक्का खाया होगा आप लोगों ने, भुट्टा है तो भुट्टे के बाहर का जो छिलके का आवरण है ना, या हम मान लें केला ले लेते हैं तो केले का जो छिलका है, तो वो छिलके वाला पार्ट मान लो क्या है, पेरिडर्म। किससे बना है वो कॉर्नियम से बन रहा है, स्ट्रेटम कॉर्नियम वाले भाग से। और अंदर वाला जो पार्ट है, इसके अंदर की जो लेयर है वो कौन सी थी, स्ट्रेटम मैल्पिगी। तो अंदर की जो मैल्पिगी लेयर है उसकी सेल्स मल्टीप्लाई करती हैं, उन्हीं में मल्टीप्लिकेशन की कैपेसिटी होती है, उसकी सेल्स मल्टीप्लाई करके बनाती हैं रेडियल वर्टिकल रिजेस। इस तरह से आप देख रहे हैं, रेडिएटिंग वर्टिकल रिजेस, यानी इस तरह से वर्टिकल रिजेस बनाई जाती हैं जो रेडियली अरेंज होती हैं। किससे बनती हैं ये, स्ट्रेटम मैल्पिगी वाली जो सेल्स हैं ये डिवाइड करके बनाती हैं वर्टिकल रिजेस। तो रेडिएटिंग वर्टिकल रिजेस ऑफ मैल्पिगियन लेयर अंदर की साइड में। तो ये ऊपर के पार्ट में तो इस तरह की संरचना है, लेकिन वो वाला पार्ट जिसे फॉलिकल बनाना है, जिसे फॉलिकल बनाना है, डर्मिस में, एपिडर्मिस और डर्मिस में अंदर की तरफ धंसा हुआ पार्ट है जो आगे चलकर कैलमस बनाएगा। तो वो जो पार्ट है वो यहाँ पर अभी सॉलिड है, वो क्या है, यहाँ पर सॉलिड पार्ट है। इसके अंदर जो है इस तरह की संरचना नहीं बनेगी। ये वाला जो पार्ट है, ये पार्ट आगे चलकर क्या बनाएगा, कैलमस वाला पार्ट बनाएगा, फेदर का कैलमस वाला पार्ट। तो यहाँ क्या है, हॉर्नी शीथ ऑफ स्ट्रेटम कॉर्नियम। ये स्ट्रेटम कॉर्नियम की शीथ है पूरी, और अंदर की तरफ मैल्पिगी लेयर है, और उसके अंदर की तरफ क्या है, डर्मल पल्प है, ठीक है, जो उसको पोषण दे रहा है।
अब यहाँ पर ये एपिडर्मिस के अंदर की तरफ धंस रहा है ना, तो यहाँ से इसको सप्लाई हो रहा है ब्लड वेसल, एक ब्लड वेसल अंदर जा रही है, दूसरी ब्लड वेसल बाहर आ रही है। तो जो ब्लड वेसल अंदर जा रही है वो इसको नरिशमेंट भी दे रही है डेवलपिंग फाइबर को, प्लस वो इसको पिगमेंटेशन यानी कलर भी प्रोवाइड करवा रही है। ठीक है, तो इस तरह से दो ब्लड वेसल, एक ब्लड वेसल अंदर जा रही है, दूसरी ब्लड वेसल बाहर आ रही है। तो ये कौन से पार्ट से आ रही है? जो यहाँ पर डर्मल पेपिला वाला पार्ट बना था वहीं से उसको पोषण मिलेगा, उसी से डर्मल पल्प बनेगा, है ना यहाँ पर। अब यहाँ पर आप देखिए, ये हम लगातार डायग्राम में बनाएंगे। ये कॉर्नियम वाला पार्ट येलो कलर से शो हो रहा है और इसके जस्ट नीचे क्या है? मेलपिगियन वाला पार्ट है ना। और ये पार्ट जो है ये आगे चलकर क्या बना लेगा? कैलमस वाला पार्ट। और ये ऊपर का जो पार्ट है यहाँ से बनेगी जो है बार्ब्स। ठीक है, क्योंकि हम डाउन फेदर पढ़ रहे हैं तो बार्ब्स बनेगी। अब आप यहाँ पर देखें, ऊपर की तरफ जब ये ड्राइनेस हो जाती है यानी जब पल्प सूख जाता है, तो यहाँ तक तो पल्प है, इसके ऊपर का जब पल्प सूख जाता है तो पेरिडर्म वाली जो लेयर है इसकी जो सेल्स है ये चटक जाती हैं। तो चटक जाएंगी तो पेरिडर्म वाला आवरण हट गया। अब पेरिडर्म वाला आवरण हट गया तो उसके सेंटर में क्या थी? रेडियल वर्टिकल रिजेस थी जो मेलपिगियन लेयर से बनी थी। तो ये जो रिजेस थी ये स्वतंत्र हो गई, तो ये रिजेस इस तरह से फैल गई, है ना। तो ये जो है कैलमस वाला पार्ट बन गया जो डर्मिस के अंदर की साइड में था, जो त्वचा में अंदर की साइड में था। और जो ऊपर का जो पार्ट है ये बार्ब्स हैं जो फैल गई हैं। और यहाँ आप देखें, ये जो पार्ट है इसका जो डर्मिस वाले भाग में है यहाँ पर ये परमानेंट बना रहेगा, डर्मल पेपिला ऑफ परमानेंट फेदर। क्योंकि अब जब ये डाउन फेदर तो कौन सी फेदर है? जो नेस्लिंग फेदर्स है, बाद में इन्हीं की जगह पर क्या बनेगी? कंटूर फेदर बनेंगी, है ना। तो इसीलिए ये वाला जो पल्प वाला पार्ट है, डर्मल पेपिला वाला पार्ट है, ये बना रहेगा। जब ये पंख झड़ जाएंगी और दूसरी पंख आएंगी तो सेम प्रोसेस वापस से रिपीट होगा। तो इस तरह से डेवलप होती है क्या? डाउन फेदर। डाउन फेदर में ये कैलमस वाला पार्ट है, ये इतना पार्ट, और ये जो है बार्ब्स हैं जो बिखर गई हैं, और बाद में जो है इनके ऊपर बार्ब्यूल्स डेवलप हो जाती हैं। तो इस तरह तो होता है डेवलपमेंट ऑफ डाउन फेदर। अब यहाँ पर इसी का वर्टिकल ट्रांसफर सेक्शन डायग्राम बताया है। बिल्कुल सेंटर में डर्मल पल्प है जो इनको पोषण और पिगमेंट दे रहा है, और ये रेडियल रिजेस हैं। ये रेडियल रिजेस हैं, ये वाली रेडियल रिजेस हैं जो किससे बनी हुई है? मेलपिगियन लेयर से बनी है। और सबसे बाहर की तरफ क्या है? पेरिडर्म, जो किससे बना है? स्ट्रेटम कॉर्नियम से। तो हॉर्नी शीथ ऑफ स्ट्रेटम कॉर्नियम। उसके जस्ट अंदर क्या है? रेडियली अरेंज्ड वर्टिकल रिजेस विच आर फॉर्म्ड बाय मेलपिगियन लेयर, और सेंटर वाले पार्ट में डर्मल पल्प है जो इसको पोषण दे रहा है। ठीक है, तो इतना हो जाता है डेवलपमेंट ऑफ डाउन फेदर। अगर हमारा प्रश्न आता है डेवलपमेंट ऑफ डाउन फेदर तो हम इतने डायग्राम बनाकर उसको एक्सप्लेन कर देंगे। अगर हमारा प्रश्न आता है डेवलपमेंट ऑफ कंटूर फेदर तो हमें कहां से बनाना है? स्टार्टिंग स्टेजेस सेम है, क्योंकि क्या बताया था? ये जो पार्ट है डर्मल पेपिला ये परमानेंट फेदर के लिए है। तो स्टार्टिंग पॉइंट यानी फर्स्ट वही डर्मिस, डर्मल पेपिला बनेगा। डर्मिस जहां पंख बननी है वहां पर जो मीसेनकाइम सेल्स है वो एक जगह इकट्ठी होंगी, जिससे जो है यहाँ डर्मल पेपिला बनेगा और ऊपर की तरफ उसके उभार बनेगा। ये ऊपर का जो उभार है अब ये फेदर पेपिला कहलाएगा। उसके बाद में जहां उभार हो रहा है उसके साइड में जो है ये डर्मिस वाली लेयर अंदर की तरफ धसेगी, ये फेदर फॉलिकल बनेगा। उसके बाद में ये सिलेंड्रिकल संरचना बन गई और अंदर की साइड में डर्मल पल्प वाला पार्ट है। सबसे बाहर की तरफ कॉर्नियम का आवरण है, उसके अंदर की तरफ मेलपिगियन लेयर है। तो ये बन गया जर्म, फेदर जर्म। यहाँ तक का और यहाँ तक का डायग्राम सेम रहेगा। ठीक है, यानी कैलमस वाला पार्ट तो बनना ही है। अब अंतर क्या है? यहाँ पर क्या बताया था? रेकिस वाला पार्ट भी बनेगा। कौन सा पार्ट बनेगा? रेकिस। तो यहाँ से डिफरेंस शुरू होगा। डिफरेंस कहाँ से आएगा? अब यहाँ पर आप देखें मिड डॉर्सल, यहाँ तो क्या बताया था? रेडियली वर्टिकल रिजेस जो बन रही है पूरी वो समानांतर व्यवस्थित है ना। लेकिन इनमें से ही मिड डॉर्सल मध्य पृष्ठ की जो रिजेस है वो दो रिजेस आपस में संयुक्त हो जाएंगी और संयुक्त होकर के वो ज्यादा जल्दी वृद्धि करेंगी। मिड डॉर्सल के रिजेस जो है ये कॉलर वाला पार्ट है ना,
तो मिड डॉर्सल की रिजेस जो है ये संयुक्त हो गई हैं, ये संयुक्त हो गई हैं और संयुक्त होकर के ये वृद्धि कर रही हैं, और साइड की जो ये रिजेस है ये अब इस मिड डॉर्सल के रिज के साइड में अपने आप को अरेंज करती जाएंगी। तो जैसे ये सेंटर में ये बनता जा रहा है और ये साइड वाली जो रिजेस है इस तरह से अपने आप को उस पर व्यवस्थित करती जा रही हैं, इस तरह से व्यवस्थित करती जा रही हैं। और बाहर की तरफ स्ट्रेटम कॉर्नियम की लेयर है उसमें, है ना, बाहर की तरफ स्ट्रेटम कॉर्नियम की लेयर है। अब ये वृद्धि करती जा रही है। अब यहाँ पर ये इलोंगेटेड शाफ्ट, ये जो मिड डॉर्सल की जो रिजेस थी जो कंबाइन हो गई हैं ये इलोंगेट हो रही है, और ये बाकी जो नई जो रिजेस बन रही हैं वो इसके साथ में साइड से लिटरली अटैच होती जा रही हैं। पेरिडर्म बनता जा रहा है बाहर की साइड में। अब एक समय ऐसा आएगा कि इसमें जो है ड्राइनेस आ जाएगी, तो पेरिडर्म जो है वो चटक जाएगा, अलग हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर अलग होने के बाद में ये जो इलोंगेटेड शाफ्ट है इसके साइड में लिटरली अरेंज्ड है क्या, बार्ब्स। तो इस तरह से जो संरचना बनेगी वो कैसी बनेगी, ये एक्सेस का वो वाला पार्ट जो सेंटर में है, बाहर की साइड में है, वो कहलाएगा रैकिस, और वो पार्ट जो अंदर धंसा हुआ है वो तो कैलमस बनना ही है ना। अब नई जो है, नई जो बार्ब्स है वो नीचे की साइड्स में अटैच होती जाएंगी, बनती जाएंगी, ठीक है। तो इस तरह से जो है ये बनता है क्या, कंटूर फेदर। बाकी सब चीजें सेम है। इंफीरियर कैलमस वाला पार्ट, इंफीरियर अम्बिलिकस वाला पार्ट, सुपीरियर अम्बिलिकस वाला पार्ट, है ना, हाइपोरेकिस वाला पार्ट है, और इसके अंदर एक्सेस में दो पार्ट हो गए, ये रेकिस वाला पार्ट हो गया, ये कैलमस वाला पार्ट हो गया। तो बाकी सब चीजें सेम है, बस किसमें अंतर आ जाएगा, यहाँ पर रेकिस का डेवलपमेंट होगा और उसके साइड में बार्ब्स अरेंज है ना। और तो इस तरह से ये बनेगा कंटूर फेदर। तो दिस इज ऑल अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ फेदर। आपको ध्यान रखना है एग्जाम में अगर आपसे डाउन फेदर का पूछा है तो आप यहाँ तक बना करके इसको एक्सप्लेन कर दें। अगर आपसे कंटूर फेदर पूछा है तो भी आपको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ स्टेज सेम बनानी है, एक्सप्लेनेशन भी सेम है, बस उसके बाद में अंतर यहाँ से आता है, ठीक है। तो ये हो गया डाउन फेदर और कंटूर फेदर का डेवलपमेंट। तो हम कहेंगे कि फेदर का डेवलपमेंट टोटली किससे हो रहा है, एपिडर्मिस से हो रहा है, और उसको पोषण कहाँ से मिल रहा है, डर्मिस वाले भाग से उसको पोषण मिल रहा है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द टॉपिक। थैंक यू।